हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो कल थी 27 मार्च। ठीक है, और आज है 28 मार्च। हमने कल से अपना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है ना। तो देखो उसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लस उस पहली वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि उस फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या किया है, सिलेबस को डिस्कस किया है। ठीक है, वैसे हमारा जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं अपना जितना भी सिलेबस है वो वहाँ पर फिर दोबारा से आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि भाई देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ दो टर्म आते हैं, एक आता है मैक्रो और एक आता है माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ मैक्रो में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं एज अ होल, यानी कि पूरी कंट्री को एक पार्ट मानते हैं और उस पूरे कंट्री को एक पार्ट मानकर, एक इकोनॉमी मानकर फिर क्या करते हैं, उसकी पूरी स्टडी करते हैं। लेकिन माइक्रो में क्या करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने 11th क्लास में जब पढ़ा होगा डिमांड वाला चैप्टर, तो वहाँ पर आपने यहाँ जो चैप्टर पढ़ा था वो डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था। और वहाँ आपने क्या देखा था, वहाँ आपने देखा था कि वहाँ सिर्फ किसी एक व्यक्ति के डिमांड और उसके बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ आप जो चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड, एडी। यहाँ पर हम पूरे कंट्री का जो भी डिमांड होती है, पूरी कंट्री की जो भी डिमांड होगी उसे एज ए होल पढ़ेंगे। राइट, चलो, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, राइट, रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं वो एज अ होल, जैसे पूरे कंट्री को एक पार्ट मानकर तब उसकी स्टडी की जाती है। लिखा भी है यहाँ पर, देखते हैं। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमी एग्रीगेट्स, ठीक है, सच एज द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कंजम्पशन, total saving and total investment and also how these aggregates shift over time। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि हम जो भी बिहेवियर का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो एग्रीगेट्स में करेंगे। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल में क्या करेंगे, हम उसका स्टडी करेंगे। और किस किस की करते हैं, जैसे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सारे के सारे जितने भी आउटपुट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आउटपुट का मतलब होता है आपने कितना प्रोडक्शन किया है, फाइनल गुड्स कितना बना के तैयार किया। ठीक है, टोटल पूरे कंट्री में कितना कंजम्पशंस हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितना सेविंग हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं ये कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये समझ में आ गया कि क्या पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी जो भी हम करते हैं वो एक टोटल लेवल पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है 3 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली किस बात की स्टडी की जाती है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी AS इक्वल्स टू AD। सबसे पहले थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में पढ़ा जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल किसके बारे में, AS इक्वल्स टू AD, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी बाद में, क्योंकि ये टर्म 2 का ही सिलेबस है। ठीक है, तो AS इक्वल्स टू AD के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो इंडिविजुअल लेवल पर हमने पढ़ा हुआ है, याद करो 11th क्लास में एक चैप्टर था, लास्ट में एक चैप्टर था, आई थिंक 11th या 13 कोई चैप्टर है, उसमें सप्लाई और डिमांड, जिसमें सप्लाई और डिमांड के बारे में एक ही चैप्टर में बताया गया है।
ठीक है। सबसे पहले डिमांड के बारे में एक चैप्टर था, फिर सप्लाई के बारे में था, और एक लास्ट में एक चैप्टर था, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड करके था, उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पर बताया था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल की स्टडी करते हैं। दूसरा, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब इक्विलिब्रियम लेवल समझ में आता है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल से एग्रीगेट डिमांड की, लेकिन भाई ये इक्विलिब्रियम लेवल हर समय तो नहीं रहेगा ना, कभी तो ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। हो सकता है किसी टाइम पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो, और किसी टाइम पर एग्रीगेट सप्लाई कम हो और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, या एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो, कुछ हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है, अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल हुआ क्यों हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुई और क्यों हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, उसके बारे में हमें पता यहाँ पर करना होता है। और आपको पता है जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। नेक्स्ट वन जो है, इसमें डिसइक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में और क्या पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई लीडिंग टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का क्या मतलब हुआ, भाई आपकी सप्लाई ज़्यादा है और आपकी डिमांड कम है, तो डिफ्लेशनरी गैप का मतलब हुआ मंदी की सिचुएशन आ गई, ठीक है, रिसेशन की सिचुएशन आ गई। तो वो जो रिसेशन की जो सिचुएशन आ रही है वो क्यों आ रही है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्यों ज़्यादा हुई, एग्रीगेट डिमांड आपकी क्यों कम हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड वन है थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया है तो अब इसे करेक्ट कैसे करें, सही कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसी पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। ये भी हमें क्या पढ़ना होता है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। अब आपको पता होगा कि भाई देखो ये तो हमारा टर्म 1 का सिलेबस था और ये सब पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन टर्म 2 में हमें यही मेल नहीं पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब के बारे में हमें टर्म 2 में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। तो हमें ये समझ में आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं एज अ होल करते हैं, नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसमें किस किस की स्टडी की जाती है, मतलब 3 कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं। तो हमने ये पढ़ा कि पहला है जहाँ पर AS इक्वल्स टू AD होता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। दूसरा डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो वो 2 केस हो सकते हैं, या तो AD ग्रेटर देन AS या AD इज़ स्मॉलर देन AS। और थर्ड वन है वो ये है कि अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसके लिए 3 पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में पहला ही एक टॉपिक दे रखा है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। अब नेक्स्ट वन टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पहले उसको बताता हूँ, फिर एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे 2-वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का 2-वे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंजम्पशन गुड्स पढ़ेंगे, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक ये है इसमें, मतलब पहले टॉपिक में ही ये 2 बातें पढ़नी हैं। सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो क्या होता है। फिर पढ़ेंगे 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है।
फिर पढ़ेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर उसमें दो फ्लो पढ़ेंगे, रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। और लास्ट वन हम इसमें इस वाले जो लेसन में जो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है। राइट सर? ओके। तो देखो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ गुड्स का जो है वो दो तरीके से हम लोग डिवीज़न करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात पहले समझ लेनी है कि गुड्स का क्लासिफिकेशन ही क्यों किया जाता है। देखो गुड्स का क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि हम जितनी भी गुड्स को यूज़ करते हैं वो गुड्स किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। हम ऐसे गुड्स यूज़ करते हैं जो कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं। ऐसे भी गुड्स होते हैं जो क्या हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, हमारे घर की जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे इसको ऐसे लेमन टर्म में समझो, हम कुछ जो घर में जितने भी चीज़ यूज़ करते हैं उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो खाने पीने की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, यानी कि कुछ डेली नीड्स की हो सकती हैं, कुछ वही फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ ड्यूरेबल हो सकती हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल हो सकती हैं, ठीक है। फिर कुछ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के गुड्स हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब ये सारे जो गुड्स हैं, ये सारे गुड्स को हमें एक क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कंट्री के लेवल पर अब हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। पूरे कंट्री के लेवल पर अगर स्टडी करनी है तो गुड्स की अगर इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो वो बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री के गुड्स को ना क्या करते हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें उनकी स्टडी करने में, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को स्टडी करने में, उससे हमें नेशनल इनकम के बारे में पता लगाने में, उससे हमें जीडीपी को कैलकुलेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कि भाई कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, तो कंजम्पशन गुड्स क्या होगा, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि डायरेक्टली यूज्ड करते हैं और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब जो भी हमारी इच्छा होती है उसको डायरेक्टली क्या करता है, वो सेटिस्फाई अगर कर देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। याद रखो ये जितने भी कंजम्पशन गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स जो है वो नहीं करते हैं, मतलब अन्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो इससे नहीं बनाई जाती, ठीक है। जैसे किसी हाउस होल्ड के द्वारा मिल्क और आइसक्रीम, इसका क्या किया, डायरेक्टली यूज किया, ठीक है। अब किसी भी हाउस होल्ड ने, जैसे घर में मिल्क या आइसक्रीम आई तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, चाहे हम कैसे भी यूज़ करें, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम ही यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ नहीं करता, ना हम इससे कोई अदर सामान बनाकर उसे बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मतलब हुआ कि हम कोई सामान अगर बनाते भी हैं तो वो सिर्फ हम ही यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई ये नहीं है कि उसको कोई इकोनॉमिकली हम क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, नहीं, हमने सिर्फ अपने लिए बनाया और अपने लिए यूज़ कर लिया। तो कंजम्पशन गुड्स क्या हो सकते हैं, जो डायरेक्टली यूज्ड होते हैं और साथ ही साथ में सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब मानव की जितनी भी इच्छाएँ हैं, लोगों की जितनी भी इच्छाएँ उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। नेक्स्ट वन ये भी था, ये किसी अदर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। मिल्क और आइसक्रीम, इसका मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अगर इसकी एक और डेफिनेशन लिखनी हो तब क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स आर मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड एज फाइनल गुड्स दीज आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र, मतलब ये फाइनल कंजम्पशंस के लिए क्या है, तैयार है, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है। और ये अपने फाइनल यूज़र्स, मतलब जो इसका यूज़र्स है फाइनली, इसके बाद इसे कोई यूज़ करने वाला नहीं है, ये फाइनल गुड्स है और फाइनली ये कंजम्पशन के लिए क्या है, तैयार है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। ओके सर, आगे टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ड्यूरेबल गुड्स, फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर
नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट वन जो होता है वो होता है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, क्या होता है एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो भाई ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? तो ड्यूरेबल गुड्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि भाई ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं? जिनको हम काफ़ी सालों तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। रिपीटेडली यूज्ड बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड, मतलब ख़राब होने से पहले इनका क्या कर सकते हैं, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में टीवी, रेडियो, कार। अब आप समझो उसको, टीवी, रेडियो, कार, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम बार बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू भी हाई होती है और काफ़ी सालों तक हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हम यूज़ करते हैं, इससे किसी अदर कोई भी अदर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर कमेंट करो, अगर आपका डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? तो सही, सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। आप 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा आप इसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नॉट अ वेरी हाई वैल्यू, ये ज़्यादा वैल्यू के नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, क्लॉथ्स एंड फर्नीचर। तो आपको पता है जितने भी क्लॉथ्स और फर्नीचर्स होते हैं, आपको मालूम है कि वो ना तो ज़्यादा महंगे होते हैं, प्लस आप उनको 1 साल 2 साल 3 साल, हार्डली आप 3 साल तक यूज़ करते हो, ज़्यादा साल तक आप उनका यूज़ नहीं करते हो। नेक्स्ट वन यहाँ पर आता है, वो आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल है और सिंगल यूज़ है, वन टाइम पर ही ख़त्म। ये क्या होते हैं, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन मतलब एक ही बार में काम किया और ख़त्म हो गया। रिलेटिवली लो वैल्यू। एग्जाम्पल में क्या लिखा, इंक, ब्रेड, डोमेस्टिक एलपीजी, सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स, मतलब डेली नीड्स के जितने भी होते हैं ना गुड्स, जो हम अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं, वो सब क्या होते हैं, सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, मैंने ये नोट्स फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि आप जब भी मेरे साथ मेरी वीडियो देखो तो आप अपना एक रजिस्टर और अपना पेन लेकर बैठो, मेरी वीडियो को ध्यान से धीरे धीरे सुनते रहो और पॉइंटेड फॉर्म में अपने नोट्स बनाते चलो। इससे आपका इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अच्छी होगी, सिलेबस आराम से आप भी कंप्लीट कर लोगे, और मेरी आधा पौना घंटे की जो भी वीडियो से आराम से देखते हुए आपका इकोनॉमिक्स का उतना पार्ट कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ सिर्फ देखो मत, उसको रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठो, और जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, पहली बात तो मैंने नोट्स फॉर्म में ही लिखी हैं, फिर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन चीज़ों को आप आराम से लिख सकते हो, और अगर नहीं लिख पा रहे तो एक बार पॉज कर लो, उससे लिख लो, ठीक है ना, आराम से देख के लिखो। नेक्स्ट वन है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। देखो इकोनॉमी की लैंग्वेज में वो गुड्स की में ही काउंट होती हैं, लेकिन उनको बोलते हैं नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो दिख जाती हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, इन सब की जो भी सर्विस आप लेते हो, ये सब क्या होती हैं, ये नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, यानी कि ये सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो आपने देखा जो चारों जो टाइप हमने कंजम्पशन गुड्स के देखे, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी अदर गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन से नहीं करते हैं, यानी कि ये एक तरीके से फाइनल गुड्स हैं, और इनके जो फाइनल यूज़र्स हैं वो कौन हैं, वो हमारे हाउस होल्ड हैं। जितने भी हाउस होल्डर्स हैं वो सब क्या होते हैं, इनके फाइनल यूज़र्स होते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट वन आता है कैपिटल गुड्स। भाई देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया कि ये फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रोड्यूसर की फिक्स्ड असेट्स होती है, राइट सर। रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, रिपीटेडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पर हमने ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके डेफिनेशन में आपको याद रहने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको जब मैं वीडियो कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा तो वीडियो में भी ये भी दिखाऊँगा कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, सैम्पल पेपर जो इस साल का आया वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या आप इस नोट से सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन के नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आप देखते रहना। सिलेबस को भी बीच बीच में दिखाता रहूँगा कि हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो बस आराम से बैठकर वीडियो देखो और चीज़ों को समझो। अगर कोई भी डाउट लगता तो प्लीज़ कमेंट कर दो। और मैंने पहले भी बताया कि मैं आने वाला हूँ कब, हर संडे को लाइव आऊँगा और आपके लाइव डाउट क्लियर भी करूँगा। लेकिन आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में, हर वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, जहाँ आपको डाउट लगे लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखाया कि भाई फिक्स प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स थी, राइट सर। रिपीटेडली यूज्ड, बार बार यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी अदर गुड्स का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है। फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी समय के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, काफ़ी सालों तक यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑफ हाई वैल्यू, ये काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं, ठीक है, महंगे होते हैं। और आपको पता है फिक्स एसेट्स हमेशा महंगी होती है, वो सस्ती नहीं होती है। दीज इन्वॉल्व डेप्रिशिएशन। अब आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो फिक्स एसेट्स होती है जब उसका बार बार यूज़ करोगे तो उसमें कुछ टूट फूट होगी, वो कुछ उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि वो डेप्रिसिएट होती है, वो अपनी जो वैल्यू होती है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे खो देती है। अब उसकी उतनी ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहती है क्योंकि उसका यूज्ड हो गई है, वो टूट फूट भी गई है, तो इस चक्कर में उसमें डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। एग्जाम्पल में देखो तो एग्जाम्पल में क्या लिख सका मैंने, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो आपको चीज़ें पढ़ाई, तो आप पॉइंटेड फॉर्म में जल्दी जल्दी चीज़ों को लिखते हुए रहो। जैसे ये फिक्स एसेट्स होती है, रिपीटेडली यूज्ड, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो पॉइंटेड फॉर्म में चीज़ों को लिखते रहो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। लिख रहा है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर बात समझनी भाई, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स है तो ये एक कैपिटल गुड्स है, राइट सर। फिर मैंने यहाँ पर ये भी लिखा ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी की सारी मशीनें जो होती हैं वो एक कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। क्या मतलब हुआ? इफ़ द एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज़ अ हाउस होल्ड, इट इज़ अ ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। क्या मतलब हुआ? वही मशीन जो है वो एक ड्यूरेबल गुड्स तो है ही, अगर वो उसे हाउस होल्ड यूज़ कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज़ अ प्रोड्यूसर, ठीक है, तो भाई यहाँ पर था हाउस होल्ड, यहाँ था प्रोड्यूसर, इट इज़ अ कैपिटल गुड्स, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स। भाई वही मशीन अगर कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है ताकि वो कोई और दूसरी वस्तु बना सके और अदर गुड्स बना सके, तो फिर वो उसके लिए क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब है कोई भी गुड्स आपका कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके एंड यूज़र्स पर, ठीक है। अगर उसका एंड यूज़र्स जो है वो एक हाउस होल्ड है तो वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, और अगर उसका एंड यूज़र्स एक प्रोड्यूसर है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, एक कैपिटल गुड्स हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया है, क्या लिया है एग्ज़ाम्पल में, सीविंग मशीन, सिलाई वाली जो मशीन होती है उसमें देखो टेलरिंग की शॉप में अगर ये मशीन रखी हुई है तो आपको पता है ये क्या करेगी, इससे कपड़े बनेंगे, तो यानी कि ये प्रोडक्शन कर रही है अदर गुड्स का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द टेलर है, और अगर ये है तो ये क्या होगा, कैपिटल गुड्स हो गया। इसी तरीके से अगर ये सीविंग मशीन को कौन यूज़ कर रहा है, हाउस होल्ड, तो ये क्या हो जाएगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगी। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई कंजम्पशन गुड्स क्या होता है
और कैपिटल गुड्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या लिख रहा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या मतलब हुआ, बोला कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्या मतलब होता है भाई, कैपिटल गुड्स तो मुझे पता है, कैपिटल गुड्स क्या था, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है, जो रिपीटेडली यूज्ड मतलब जिनका बार बार यूज़ करते हैं। तीसरा हमने ये क्या देखा, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में क्या होता है, वो यूज़ होता है, ठीक है सर, और उनका काफ़ी सालों तक यूज़ होता है और वो काफ़ी हाई वैल्यू की होती है। ठीक है, तो ये तो होते हैं कैपिटल गुड्स। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। भाई ये भी होते हैं, ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है और फिक्स्ड एसेट्स। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स क्या क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट्स। भाई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसमें रॉ मटेरियल भी यूज़ है और फिक्स्ड एसेट्स भी यूज़ है। ठीक है, तो अब लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये दोनों प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, भाई रॉ मटेरियल फिक्स्ड एसेट दोनों क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या रॉ मटेरियल आपके लिए कैपिटल गुड्स होगा, तो हम देखते हैं। देखो यहाँ रॉ मटेरियल क्या है, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है, मतलब एक ही बार में यूज़ हो जाता है ना, उसका बार बार तो यूज़ करते नहीं है। मान लो कोई वुड लेते हैं और उससे कोई फर्नीचर बनाते हैं, तो वो जो वुड जो हमने ली उससे एक बार फर्नीचर बना दिया, काम खत्म, वो यूज़ हो गई डायरेक्टली। अब तो कोई नया वुड लेंगे तब उससे कोई नया फर्नीचर बनाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है, कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड। और अब हम इसको क्या बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो जब बार बार यूज़ नहीं कर सकते तो क्या ये कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि हमें पता है ना कैपिटल गुड्स तो बार बार यूज़ हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स जो है वो तो हमारी क्या कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है, काफ़ी सालों तक यूज़ होता है और रिपीटेडली यूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर, इस आप देखो यहीं से समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हुए, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, और वो तो कैपिटल गुड्स होता नहीं है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो भैया कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस जो है, वैसे तो मैं अभी बता चुका हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या, कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। भैया देखो ये हमने इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड्स को। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है सर, डू नॉट लीड टू, ओके, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो भाई यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अभी पढ़ चुके हैं कि इनका अदर गुड्स के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन देखोगे तो क्या लिख रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भैया कंजम्पशन गुड्स पर जो भी खर्चा करते हो वो क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। राइट सर, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भैया इसको क्या बोलते हैं, अगर जो भी कैपिटल गुड्स पर आप खर्चा करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। भैया जितना भी कंजम्पशन गुड्स पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जितना भी उनका आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, इससे क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा, भला होगा। ठीक है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि रहन सहन करने की जो पोजीशंस है वो क्या होगी, अच्छी हो। सिंपल सोचो, एक आपके घर के आसपास एक राशन की दुकान होगी, तो भाई राशन की दुकान जो होती है वो क्या होता है, वो आपको सामान देता है कंजम्पशन गुड्स, इससे गरीब लोगों को खाना मिलता है, गरीब लोग खाना खा लेते हैं, तो भैया उनको क्या होता है, इससे फ़ायदा हुआ। अब जब फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि उससे उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट वन है हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। भाई प्रोडक्शन गुड्स जितना आपके पास किसी प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा होगा भाई उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है यार, जिसके पास फिक्स एसेट्स ज़्यादा है वो उतना ही तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इट इज़ अ गुड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और इससे क्या होती है हमारी फ्यूचर में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले पढ़ाया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ाया, उसके बारे में समझाया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका डेफिनेशन क्या था, उसके कंपोनेंट्स क्या थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया, पहला हमने टॉपिक स्टार्ट किया 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, और उसमें पहला क्लासिफिकेशन पढ़ाया जिसमें मैंने आपको कंजम्पशन गुड्स के बारे में पढ़ाया कि भाई कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया कि इसमें कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में अच्छे से समझाया कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। आई थिंक ये वाला जो सेशन है यानी कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आओगे। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, क्या मुझे इम्प्रूव करना है, क्या आपका डाउट रह गया। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।